आज भी इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मतलब जो हमारा टेस्ट टू है कलाम का, उसका हम विश्लेषण देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी छह अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है, 18 का गुणज है। तो वो है, देखो सबसे छोटी कौन सी इनके अंदर से, ठीक है, तो वो है 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख के अंदर हम कितने का भाग देते हैं, अगर मतलब 1 लाख में अगर हम किसका भाग देते हैं, 18 का भाग, 18×5 = 90, 5 बार जाता है, 18×5 = 90, 18×5 = 90। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये भाग दिया। ठीक है, यदि 1 लाख में 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 18 से गुणज है, विभाजित होगी। क्या जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 18 का गुणज क्या होगा, 1008 होगा। क्या होगा, 1008। फिर देखो 24/11+2 = 48 की 32, 13 तथा 256 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्या है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो आता है नहीं, मैं इसमें आप डाल दूंगी नहीं, तो इसके है 32, 13 और 256 से विभाज्य। क्या है, 32, 13 और 256 से विभाजित है। फिर देखिए 7 अंकों की एक संख्या 1102 1102 x2y यह बेहतर से पूर्णतः विभक्त है। किसे बेहतर से पूर्णतः विभक्त है, x + y का मान याद करना है हमको। संख्या है 1102 xy। ठीक है, विभक्त कितना है, पूर्णतः विभक्त कितना, बेहतर से, 9 बेहतर। 9 के नियम से विभाजित है। संख्याओं के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। संख्या का जो योग है उसमें क्या जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। a + 8 0 + 2 + x + 2 + x 6 + x + y x + y 9 से विभाज्य, 3 6 9 12 x + y। फिर देखो 134 94 234 94 में इकाई अंक होगा, तो इसमें हम 94 में क्या देंगे, जो 94 में 4 का भाग देंगे, है ना, जो 94 94 में, तो 4 4 4 दूनी 8। ठीक है, एक बच्चा और 4 उतार लिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8 आती है 12, आती है 12, तो से 2 गए 1 है, 4 2 गए 0। ठीक है, तो कितना लगेगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 23, तो हो गया ये इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंदर 4 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 4 के अंदर भाग देंगे तो ये 4 का स्क्वायर निकलेगी, ये वाला 5 का स्क्वायर निकलेगी। ठीक है, और 16+64 के अंदर क्या होगा, 6 + 4 10 हो जाता है। ठीक है, 64+4 = 10, इकाई अंक 0 होगा। फिर देखिए 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, 500 और 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो किससे डिवाइडेड होगी, 2 से, 3 से और 4 से, तो वह है 42 होगी। कितनी, 42 होगी, 42। देखो किन्हीं दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसका अंतर 4 हो। क्या किन्हीं दो संख्याओं संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का योग 4 है, तो है 4। ये इसका एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में नहीं आया। फिर देखो हमको बताना है सही नहीं है, जो कौन सा सही नहीं है इसके अंदर से। देखो 3/4 2, 3/9। ठीक है, और नहीं कैसा आता है, 1 + 2 + 100 25 50 नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n+1, तो 100 हो जाता है। फिर देखिए हमको बताना है क्या क्वेश्चन है कि यदि 16 2x + 3 = 64 x + 3 हो तो 4x + 2 2 होगा, तो 256 होगा। ये कितना नंबर है, तो आंसर क्या है, 16x + 16 क्योंकि 2x + 3 = 64 x + 3 हो तो 4x + 2 256 होगा। फिर देखिए ये हमको बताना है 3 3 3 स्क्वायर 3 2x - 8 बट्टा 225 = 5 की पावर 3 50 5 x हो तो x का मान होगा 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, आधार समाने तो बातें जुड़ जाती है, अगर आधार समाना तो क्या आते क्या होती है, जुड़ जाती है। 3x ये कैसे निकाला, ये देखेंगे हम उसके अंदर। देखिए यदि क्वेश्चन क्या है, यदि 27x क्या है, 27x = 9 3
एक्स है तो एक्स का मान याद करना, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। फिर देखें, बताना क्या है, जाल और इंग्लैंड कोड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है हमको, ठीक है, और सही कथन हमको बताना है, ठीक है। तो जो इसका निर्माण डीपीआर आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है, जोधपुर द्वारा नहीं किया गया है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ए गलत करते हैं हम, ए गलत, ए गलत, ए गलत, ये आंसर हो जाता है बी, डायरेक्ट सीधा आंसर ये है। और ये 28 अक्टूबर 2025 को लागू हुई थी, 28 अक्टूबर 2025 को। इसकी लंबाई कितनी है, 262 किलोमीटर, कितनी है, 262 किलोमीटर। इसके विकास हेतु राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और भारतीय अंतर देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य हुई है। इसके विकास हेतु राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य क्या है, लगभग है। जवाई यूनिवर्सल रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को एक राष्ट्रीय जल मार्ग बनाया गया है। जवाई यूनिवर्सल रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 28 बनाया गया है, ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना, हमको गलत बताना है, ठीक है। तो दोनों ही गलत हो जाते हैं इसके अंदर। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत हनुमानगढ़ के विकास कुमार को द्वितीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये होता है गलत। और देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले श्रेष्ठ डेयरी किसान का तृतीय पुरस्कार हर्षित जूरिया को प्रदान किया गया है, ठीक है। इसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, ये सिक्कर से है, ये दोनों गलत हो जाती है। फिर देखिए, सरकार नवंबर 2025 को आरसीडीएफ 1978 मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर, 3 पुरस्कार दिए गए थे। कितने पुरस्कार दिए गए थे, 3 पुरस्कार दिए थे। 17 नवंबर 2025 को आरसीडीएफ 1978 मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर में 3 पुरस्कार दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दूध संस्था, उत्पादक कंपनी, डेयरी विकास उत्पादन संगठन क्या है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दूध उत्पादन कंपनी, डेयरी विकास उत्पादन संगठन। ये देखो, 3 लाख 3 लाख गिलोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जयपुर, कौन सी है, 3 लाख की अगर बात करें, गिलोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ पे है, जयपुर पर है। फिर देखो, 18 नवंबर को क्या है, 2025 को जयपुर का 298 स्थापना दिवस समारोह बनाया गया। इसकी थीम क्या थी, 18 नवंबर 2025 को जयपुर का कितना क्या बनाया गया था, 298 स्थापना दिवस समारोह बनाया गया। इसकी थीम क्या थी, अपनी बोली अपनी माटी थी, क्या थी, अपनी बोली अपनी माटी थी। फिर देखे, शोध माटी प्रलेखन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और बताना क्या है, बताना है हमको सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन। ये देखो, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, ये क्या है, क्रियान्वयन संस्था है। ये देखो, इस योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर से किया गया था। किया गया था, वो योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर से किया गया था। फिर है इन जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग नोडल विभाग है, क्या है, जनजातीय क्षेत्र विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग क्या है, नोडल विभाग। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग क्या है, इसका नोडल विभाग है, ठीक है। फिर इस योजना के अंतर्गत क्या है, राजस्थान के 15 जिलों को सम्मानित किया गया, नहीं 2 जिलों को सम्मानित किया गया। कितने को, 9 को किया गया, तो सीजन को जाता है, ठीक है। जैसे कि उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, सिरोही आ गया, पाली आ गई, झालावाड़ आ गया। कौन सा उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है, पाली है, झालावाड़ है। और कुल गाँव की अगर बात करें, 5,696 गाँव को शामिल किया है। कितने, 5,696। कुल बजट की अगर बात करें, कितना बजट है, 4.45 करोड़ है, ठीक है, 4.45 करोड़ है। और अवधि कितनी है इसकी, 5 वर्ष है, कितनी है, 5 वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य है जनजातियों की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जनजातीय अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को, इस योजना का उद्देश्य जनजातीय की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है। जैसे कि भील हो गया, मीणा हो गया, गरासिया हो गया, सहारिया और डामोर। उनसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया और डामोर। फिर देखें, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में हमको बताना है। तो जो गलत है वो बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में हमको बताना है। यह नीति 31 मार्च से लेकर 2029 तक प्रभावी रहेगी, कब रहेगी। और जो कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो कब आएगा, 19 नवंबर 2025 को आएगा। कब आया, तो 19 नवंबर 2025 को आया था। इसका नोडल विभाग का उद्योग और वाणिज्य विभाग है,
विभाग कौन सा? जल और वाणिज्य विभाग है। सहायक क्रियान्वयन एजेंसी की अगर बात करें तो रिको है। तो सहायक क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी? रिको है। आवेदन पोर्टल की अगर बात करें, राज्य निवेशन पोर्टल है। आवेदन पोर्टल कौन सा है? राज्य निवेशन पोर्टल है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, रोजगार की अगर बात करें, 1.5 लाख रोजगार अवसर, $20 मिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य है। और रोजगार की अगर बात करें तो कितना था? 1.5 लाख रोजगार अवसर, $20 मिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य है। ठीक है, इस नीति के तहत परियोजनाओं को अप्रूवल देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी गठित की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत क्या परियोजनाओं को अप्रूवल देने हेतु सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी गठित की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में योजना अभियानों के क्रियान्वयन तो जारी प्रगति समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में योजना अभियानों के क्रियान्वयन तो जारी प्रगति समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। राजस्थान में किन के क्रियान्वयन देश में शीर्ष स्थान पर रहा था? देखो, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी में कौन सा रहा था? तृतीय स्थान रहा था। ठीक है, कि पीएम कुसुम कंपोनेंट शीर्ष स्थान पर रहा। शीर्ष में यानी कि प्रथम पूछ रहा है। शीर्ष क्या पूछ रहा है? सीओडी। शीर्ष का मतलब क्या है? प्रथम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रथम पूछ रहा है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी जो है तृतीय है। जल संचयन जल भागीदारी अभियान जो है तृतीय है। कौन सा है? जल संचयन जल भागीदारी अभियान कौन सा में रहा है? तृतीय। स्वच्छता सेवा अभियान 2025 में प्रथम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर प्रथम रहा था। पीएम विश्वकर्मा में कौन सा रहा था? दूसरा रहा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर प्रथम। स्वच्छता सेवा अभियान में प्रथम। पीएम विश्वकर्मा योजना में कौन सा रहा था? दूसरा रहा था। ये देखो, यमुना परवाह यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार करना, उनको सही बताना है। क्या करना है? सही बताना। 26 नवंबर को जयपुर से सरदार एट 125 यूनिटी मार्च के तहत यमुना परवाह यात्रा प्रारंभ की गई थी। क्या 26 नवंबर को जयपुर से सरदार 150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना परवाह है जो है प्रारंभ की गई थी। ये देखो, यह यात्रा राजस्थान के 8 जिलों में नहीं, 5 जिलों के अंदर है। कौन सी 5 जिलों में? तो बी गलत, तो ये बेलगाम से लिया गया। याद रहा, राजस्थान के 8 में नहीं, 5 जिलों में, जैसे कि जयपुर है, अजमेर है, पाली है, जोधपुर है, सुरही। कौन सी हो गई? जयपुर हो गई, अजमेर हो गई, पाली हो गई, जोधपुर हो गई और सिरोही हो गई। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को सरदार पटेल के जीवन इनके मूल्य से परिचित कराने के। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? युवाओं को सरदार पटेल के जो जीवन के मूल्यों से क्या करना है? परिचित करवाना है। तो देखो, अंतर विधानसभा उपचुनाव 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, हमको सही बताना है। क्या करना है? सही बताना अंतर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। ठीक है, तो चुनाव जो हुआ था ना, को हुआ था 11 नवंबर को हुआ था 2025 को। रिजल्ट कब आया था? 14 नवंबर को आया था। कब आया था? 14 नवंबर को आया था। विजेता जो कौन रहा था? प्रमोद चंद भाया रहा था कांग्रेस से। हाँ, विजेता कौन रहा था? प्रमोद चंद भाया कांग्रेस से। कितने रहा था? 69,571 मत कितने आए थे? 69,571। और भाजपा का कौन था? मोरपाल सुमन था। कौन था? मोरपाल सुमन। उसको कितने आए थे? 53,959 वोट आए थे। कितने आए थे? 53,959 वोट आए थे। चर्चित जो रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे। कौन रहे थे? चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे, जिनका नाम क्या था? नरेश मीणा था। क्या नाम था? नरेश मीणा। कितने वोट आए थे? 53,800 आए थे। कितने आए थे? 53,800 से। उपचुनाव की अगर बात करें तो है कंवर लाल मीणा है। कौन है? कंवर लाल मीणा। उनको दोषी सिद्ध किया था विधानसभा सदस्य था। इनको मतलब दोषी सिद्ध किया और विधानसभा सदस्य नियुक्त हो गई थी वासुदेव देवनानी के द्वारा। देखो, इसके अंदर क्या रहता है? यह 16 राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव होने वाली 7वीं विधानसभा सीट की नहीं। तो बी गलत होता है ना, तो ये आंसर हो जाता है। ये बी गलत, ये बी गलत, ये बी गलत आंसर आ गया। इस उपचुनाव में 80.32% मतदान हुआ। कितना था? 80.32 मतदान हुआ था। 6 नवंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किस राजस्थान के 46वें मुख्य सचिव के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, 16 नवंबर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान के 46वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था। देखो, अगर बात करें क्रम, अगर बात करें तो 44 वो जो था वो कौन था? उषा शर्मा थी। कौन थी? उषा शर्मा थी। 45 कौन सा था? सुधांशु पंत था। 45 कौन सा था? सुधांशु पंत। 46 था वी श्रीनिवास, जो कि वर्तमान में है। 46 में कौन सा? वी श्रीनिवास। देखो, सुधांशु पंत 45 था, उषा शर्मा कौन सी? 44 थी, वी श्रीनिवास कौन सा? 46 में।
फिर देखो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना, हमको सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य बताना है। फिर देखो 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है कब हुआ था? 24 नवंबर से 5 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक हुआ था। मेजबान विश्वविद्यालय जो है पूर्णिमा विश्वविद्यालय की थी। मेजबानी किसने की थी? मेजबानी जो है पूर्णिमा विश्वविद्यालय ने की थी, जो कि जयपुर के अंदर है। कुल खेल जो है इसके अंदर 24 आए थे, प्रदर्शन खेल है। कुल खेल कितने थे? 24 प्रदर्शन खेल। 23 पदक विजेता थे। जो खो खो है 23 पदक विजेता। ठीक है। और कुल खेल कितने थे? 24। और प्रदर्शन खेल था खो खो प्रदर्शनी। लोगो था हवा महल रणथंभौर का किला, रेत के टीले व पवन चक्कियां शामिल थे। हवा महल था, रणथंभौर का किला था, रेत का टीला था, पवन चक्कियां शामिल थी। आयु वर्ग की अगर बात करें तो कितने हैं? अंडर 25 मेल और फीमेल थे। कितने हैं? अंडर 25 मेल और फीमेल। पदक की अगर बात करें सर्वाधिक जो है चंडीगढ़ ने जीते थे। कितने जीते थे? 442 जीते थे। चंडीगढ़ ने 42 जीते थे। टोटल कितने जीते थे? 67 जीते थे। ठीक है। राजस्थान में अगर बात करें गंगा सिंह बीकानेर ने जीते थे। कितने जीते थे? 5। 2-1 करके जीते थे। स्वर्ण पदक हासिल 2-1 स्वर्ण पदक हासिल। इन खेलों का आयोजन राज्य के सभी संभागों मुख्यालय पे किया गया था। ठीक है। सातों संभाग जो है मुख्यालय पे किया गया था, ये बताए सही। इन खेलों की थीम पधारो हमारे राजस्थान जीतो सारा हिंदुस्तान रखी गई थी। थीम क्या रखी गई थी? पधारो हमारा राजस्थान जीतो सारा हिंदुस्तान रखी गई थी। इन खेलों में सर्वाधिक पदक राजस्थान विश्वविद्यालय में जीते थे। इन खेलों में सर्वाधिक पदक जो है किसी जीते थे? राजस्थान विश्वविद्यालय में जीते। क्योंकि रहता है गलत। अब सी में काटती हूँ। ठीक है। सी काटती हूँ तो ए तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, डी भी सही हो जाता है। ठीक है। ए तो सही है ही है और डी भी सही है ही है। इन खेलों में सर्वाधिक पदक विश्वविद्यालय इन खेलों का शुभांकर खम्बा और गणित था। राजस्थान देखो, राजस्थान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय किसने? राजस्थान इन खेलों में सर्वाधिक पदक राजस्थान विश्वविद्यालय जीतते ही राजस्थान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जीते थे। इन खेलों का शुभांकर खम्बा और गणित था। शुभांकर क्या था? खम्बा और गणित था। तो देखो दीक्षा राइज का कार्यक्रम आरएससीआरटी के किस प्रभाग द्वारा किया जा रहा है? दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन आरएससीआरटी के किस प्रभाग द्वारा किया जाता है? अगर स्थापना देखें तो 1963 के अंदर उदयपुर के अंदर क्या बना था? 1963 के अंदर उदयपुर में एसआईई बना था। आर्थिक व्यवस्था समिति ने जो है 11 नवंबर 78 के अंदर इसको सीरत बना दिया था। देखो आर्थिक व्यवस्था समिति आई 11 नवंबर 78 को इसने क्या बना दिया था? सीरत बना दिया था। ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण 2002। देखो फिर आया था प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नियंत्रण 2002 में। 14 अगस्त 2018 को आरएससीआरटी संस्था बनाई गई थी। 14 अगस्त 2018 को आरएससीआरटी जो है ना, उनको स्वयं संस्था बनाई गई थी। ठीक है। फिर बाद के अंदर हमको बताना है इसके अंदर दीक्षा। तो ये जो है मतलब सूचना है संचार प्रौद्योगिकी सेवा विभाग है। क्या है? सूचना है संचार प्रौद्योगिकी सेवा विभाग है, जो कि अजमेर के अंदर है। इसके अंदर टोटल 6 सेवा विभाग है। ठीक है। 5 जो है 5 का मुख्यालय जो है अजमेर में है। मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, एक है अजमेर के अंदर। ठीक है। 5 में से देखो ई कंटेंट निर्माण करना है 1 से 12 तक। क्या है? 1 से 12 क्लास के लिए कंटेंट निर्माण करा। और क्या है? कंप्यूटर शिक्षा देना है। क्या है? कंप्यूटर शिक्षा देना है। प्रसारण है, पीएम की विद्या है। क्या है? प्रसारण है और पीएम की विद्या है। जी देखो हमको हमको सही बताना है, इसके अंदर से सही बताना है। ठीक है। तो सी गलत होता है इसके अंदर से। फिर देखो हमको बताना है आरएससीआरटी उदयपुर के आकलन प्रकोष्ठ असेसमेंट सेल से संबंधित है। क्या है? आरएससीआरटी असेसमेंट सेल से संबंधित है। आकलन प्रकोष्ठ की अगर बात करें किसके आकलन ये आई थी 6 दिसंबर 2021 को उदयपुर में आई थी। कहाँ पे? 6 दिसंबर को आई थी 2021 के अंदर उदयपुर में। कार्य जो है स्टार्स एनईपी 2020 के तहत सहायता जो है विश्व बैंक कर देगा। कार्य जो है स्टार्स एनईपी 2020 के तहत विश्व बैंक की सहायता से। फिर देखो अगर बात करें आगे प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी आकलन कार्यों के लिए एक समर्पित इकाई का निर्माण करना है। क्या आकलन प्रकोष्ठ की सहायता सॉरी आकलन प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य है विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी आकलन कार्यों के लिए एक समन्वित इकाई का निर्माण करना है। ठीक है। आकलन प्रकोष्ठ वर्तमान आकलन प्रथाओं को शोध आधारित पुनर्रचना के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है। तो दोनों से जाते हैं, लेकिन अगले प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त डाटा का सार्वजनिक प्रसार नीति निर्माण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जो कि जाता है गलत। राजस्थान राज्य में संचालित पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। विचार करना और हमको बताना क्या है? बताना है हमको सही बताना है। ठीक है। क्या बताना है? सही बताना है। देखो अगर हम बात करें
राजस्थान राज्य पीएम विद्या योजना के अंतर्गत कुल 5 डीटीएच टीवी चैनल आवंटित किए गए हैं। राजस्थान राज्य को पीएम विद्या योजना के अंतर्गत कुल 5 डीटीएच टीवी चैनल जो है आवंटित किया गया, जो कक्षा 1 से 12 तक शैक्षिक आवश्यकताओं को कवर करते हैं। 1 से लेकर 12वीं तक की क्या है शैक्षिक आवश्यकताओं को कवर करते हैं। इन 5 चैनलों का ट्रायल 29 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुआ था। इन 5 चैनलों का जो ट्रायल जो है 29 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुआ तथा 9 मार्च 2023 से इनका 24/7 विधिवत प्रसारण किया जा रहा है। इन 5 चैनलों का ट्रायल जो है ट्रायल रन 29 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुआ तथा 9 मार्च 2023 से इनका 24/7 विधिवत प्रसारण किया जा रहा है। इन चैनलों का शैक्षिक संचालन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग 4 अजमेर द्वारा किया जा रहा है, जबकि प्रसारण बीसेड एंड गांधीनगर जीसेट के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है ये किया जा रहा है। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है इन चैनलों का प्रसारित समस्त शैक्षिक सामग्री केवल विद्यार्थियों के लिए है तथा शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की संदर्भ सामग्री नहीं है। ठीक है, तो डी गलत करते हुए ये डी गलत डी गलत। ठीक है, डी गलत हो जाता है, बच सके एबीसी। देखो, इन चैनलों का प्रसारित समस्त शैक्षिक सामग्री केवल विद्यार्थी के लिए तथा शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की संदर्भ सामग्री का प्रसारण नहीं किया गया है, जो गलत। नवीनतम तकनीकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रसारण क्या है, नवीनतम तकनीकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रसारण। देखो, इन चैनलों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बिना इंटरनेट सुविधा के भी निःशुल्क डीटीएच के माध्यम से शैक्षिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इन चैनलों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बिना इंटरनेट के भी निःशुल्क डीटीएच के माध्यम से शैक्षिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अगर बात करें आज 148 से लेकर 152 की, अगर बात करें 148 जो है 1 से लेकर 2 तक आ जाती है, 149 जो है 3 से 5 तक आ जाता है, 49 कितना आता है 3 से 5 तक आता है, ये दोनों आ जाते हैं प्राथमिक स्तर। कौन से प्राथमिक स्तर? 150 जो है कैसा 6 से 8 तक आ जाता है। 150 कौन सा है 6 से 8 तक आ जाता है, उच्च प्राथमिक है। कौन सा है 150 6 से 8 तक है, उच्च प्राथमिक है। 51 की अगर बात करें तो 9 से 10 तक है, जो कि माध्यमिक है। 51 कौन है 9 से 10 तक माध्यमिक है। 52 जो है 11 से 12 तक है, उच्च माध्यमिक है। 51 जो है माध्यमिक है 2 से 10 तक। 52 जो है 11 से 12 तक है, उच्च माध्यमिक। और 50 जो है 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। देखो, प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है। 1 से 5 48 स्टूडेंट, 1 से 2 तक, 1 से लेकर 2 से 3 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 10 तक, 11 12। फिर देखें, राजस्थान में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्यों और आयोगों पर आधारित एक शिक्षक मार्गदर्शिका RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार की है, जिसका नाम क्या है आगमन है। क्या है आगमन? राजस्थान में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्यों और आयोगों पर आधारित एक शिक्षक मार्गदर्शिका RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार की गई है, जिसका नाम है क्या है आगमन है। क्या नाम है? आगमन है। देखो, एनईपी 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है, वह छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? 25:1 होगा। सामान्य कितना है? सामान्य 30:1 है। एनईपी 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है, वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? 25:1। नॉर्मल कितना है? सामान्य कितना? 30:1। एनईपी 2020 की अगर बात करें तो अध्याय आता है 2 बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान है। एनईपी 2020 की अगर बात करें अध्याय 2 बुनियादी साक्षरता एवं संस्था संख्या ज्ञान है। फिर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसा अनुसार पाठ्यक्रम में मूल्यांकन सामग्री के कदरों पर गलत कथन को बताना है। क्या बताना है? गलत कथन बताना है। यह है अध्याय 4 के अंदर है। अधिगम की प्रकृति को ट्रैक करने के लिए सतत निर्माणात्मक फॉर्मेटिव एवं अनुकूली अडप्टिव मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा। क्या अधिगम की प्रकृति को ट्रैक करने के लिए सतत और निर्माणात्मक फॉर्मेटिव एवं अनुकूली अडप्टिव मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर अनुसाक्षरता एवं संख्या पर बल केवल प्राथमिक कक्षा और कक्षा की सीमित केवल बढ़ा गया तो मैं इसको रोक करूंगी। ठीक है, शिक्षक शिक्षा को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर विशेष बल देने हेतु पुनः डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, शिक्षक शिक्षा को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर विशेष बल देने हेतु पुनः डिजाइन किया जाएगा। पठन लेखन और संख्याता
संख्यात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिदिन विशेष समय निर्धारित किया जाएगा। क्या है? पठन लेखन एवं संख्यात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिदिन विशेष समय निर्धारित किया जाएगा। ये भी सही हो जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में उनको बताना है, सही बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में हमको पत्रों बताना है। यह परियोजना 6 से 8 के बच्चों के बीच आयोजित की जाएगी। क्या है? परियोजना 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के बीच की जाएगी। ठीक है, इस परियोजना का मूल्यांकन औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। गलत हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें औपचारिक के माध्यम से नहीं किया जाएगा, तो इसमें आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनडीपी 2020 के अंतर्गत विदेशी भाषाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। ठीक है, विदेशी भाषाओं के ऊपर हमको विचार करना है और सही बताना है। ठीक है, क्या करना है? सही बताना है। विदेशी भाषाएं जो है माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। जो विदेशी भाषा है कब से कब तक माध्यमिक विदेशी भाषा कितनी है? माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को जो है पढ़ाई जाएगी। विदेशी भाषाओं के अध्ययन का उद्देश्य वैश्विक ज्ञान और वैश्विक एक गतिशीलता ग्लोबल मोबिलिटी को बढ़ाना है। विदेशी भाषाओं के अध्ययन का जो उद्देश्य है वैश्विक ज्ञान और वैश्विक गतिशीलता ग्लोबल मोबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गणित और संगणकीय सोच के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गणित और संगणकीय सोच के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, और हमको बताना क्या है इसमें से? सही बताना है। गणित को भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, जो कि सही अनुसार संगणकीय सोच के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। गणित सोच को रोचक बनाने के लिए पहेली और खेलों का प्रयोग होना चाहिए। गणित सोच को रोचक बनाने के लिए पहेली और खेलों का क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए। छोटी गतिविधियां प्रारंभिक अवस्था में अनिवार्य होंगी, जो कि जाता है गलत हो जाता है, जो कि सही बात है कि जो छोटी गतिविधियां प्रारंभिक अवस्था में होगी अनिवार्य होगी, ये हो जाता है। संगणीय सोच को संपूर्ण विद्यालय शिक्षा में महत्व दिया गया है। संगणीय संगणकीय सोच को संपूर्ण विद्यालय शिक्षा में महत्व दिया गया है, जो कि सही हो जाता है। ठीक है, देखो आरएससीटी का प्रमुख कार्य क्या है? आरएससीटी का अगर प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो क्या है? देखो राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु 1 से 12 तक के शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है। राज्य में विद्यालय शैक्षिक शिक्षा हेतु 1 से 12 तक के शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में क्या करना है? कार्य करना है। एनसीईआरटी इसमें आता है शामिल। देखो केवल केंद्रीय शिक्षा नीति के क्या है? क्या था? केवल केंद्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य निर्देशों का पालन करना, राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का निर्णय लेना, यह जाता है गलत हो जाता है। ये स्थानीय मुद्दे में शामिल है। हमें स्थानीय मुद्दे स्थानीय मुद्दे पर तो विगत होता है। ठीक है, विगत होता है तो हमारा क्या जाता है? ये टू आंसर जाता है। क्या आंसर जाता है? टू आंसर जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण नोडल एजेंसी के रूप में निष्ठा दीक्षा और अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करना है। क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण नोडल एजेंसी के रूप में निष्ठा दीक्षा और अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण को शामिल करना है। ठीक है, फिर अगर बात करें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण और शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। क्या है? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और डाइट्स के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण और शैक्षिक मार्गदर्शन करना है। फिर अगर बात करें हम एमएस की अगर बात करें एनडीपी 2020 जाती है एससीईआरटी की अगर बात करें नवंबर तक। फिर देखो बात करने आ जाता है हमारा नेक्स्ट। फिर देखो हमको बताना है निम्नलिखित में विशेषता के आधार पर राजस्थान के वन के प्रकार को पहचानना हमको। ठीक है, मतलब ये इसकी विशेषता देगी है, इनमें से ये क्या है? ठीक है, 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां से? 250 से लेके 450 मीटर वाली ऊंचाई पर यह सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा वन के खंड है। इन वनों में क्या है? तेंदू, बीडू, बीड़ी, पल्ली, टिमरू, राज्य क्या है? 1974 दावड़ा, गुज्जर, हल्दू, सागवान व सनमेल आदि वृक्ष मिलते हैं। क्या इन वनों में तेंदू, बेड़ी, पल्ली, मारू, राष्ट्रीय कार 1974 दावड़ा, गुज्जर, हल्दू, सागवान आदि मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा के सारे किसकी विशेषता है? शुष्क सागवान वन की विशेषता है। कहाँ पे? सागवान वन की शुष्क सागवान वन की विशेषता है। ये खेर वृक्ष है। क्या है? खेर वृक्ष जिसका निर्माण जत्था निर्माण किया जाता है। देखो दोखड़ा की अगर बात करें हम, है ना, दोखड़ा वन की अगर बात करें 30 से दो कितना है? 240 से 760 मीटर प्राप्त चारकोल प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? चारकोल होता है। पश्चिम राजस्थान में नहीं पाया जाता। कहाँ पे नहीं पाया जाता? पश्चिम राजस्थान में नहीं पाया जाता। सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाने वाले वन है।
सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली डोगरा कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली। फिर एक उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की अगर बात करें तो क्या है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं सिरोही के अंदर के। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे केवल माउंट आबू सिरोही के अंदर क्षेत्र की अगर बात करें कितना है वर्षा जो है 150 सेमी है कितनी 150 सेंटीमीटर है 0.39% कितनी 0.39। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र क्या है राजस्थान में क्या है न्यूनतम वन क्षेत्र है कि देखो 1070 से 1375 मीटर कितना है 1070 से 1375 मीटर तक है। कि देखो प्लास वन की अगर बात करें किसकी प्लास वन की अगर बात करें तो क्षेत्र है पहाड़ियों में कठोर पथरीले व पठारी धरातल पर पाए जाते हैं। ये जो प्लास जो वन है क्षेत्र पहाड़ियों में कठोर पथरीले व पठारी धरातल पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो है राजसमंद में पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं सर्वाधिक राजसमंद में पाए जाते हैं जैसे कि अलवर हो गया अजमेर हो गया सिरोही हो गई उदयपुर पाली चित्तौड़ सर्वाधिक कहाँ पे राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं प्लास वन क्षेत्र पहाड़ियों में कठोर पथरीले व पठारी धरातल पर पाए जाने वाली वन है। कि देखो इस 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण वृक्षावरण कितना है इस 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण कितना है तो है 0.037 हेक्टेयर है कितना 0.037 हेक्टेयर है। वन विभाग की अगर बात करें तो रिपोर्ट जो है राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 इस पर लेके आई थी 2021 वन विभाग रिपोर्ट राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 इस पर 2021 वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2024-25 वनों की स्थिति अगर बात करें वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2024-25 वनों की स्थिति की बात करें राज्य में कुल अभिलेख वन जो है 330 14 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र है 9.64%। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितना है 330 14 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है 9.64%। तो राजस्थान में वन प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार कुल आवंटित वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान के जिलों में अवरोही क्रम है अवरोही क्रम ठीक है ज्यादा से कम बताना हमको ठीक है। तो प्रतापगढ़ के अंदर कितने हैं 37.46 सबसे ज्यादा वन है फिर करौली के अंदर आ जाते हैं 36 के समथिंग आ जाते हैं ठीक है। फिर बाद में उदयपुर के अंदर आ जाते हैं 35 उदयपुर में कितना है 33 12 में आ जाता है 32 प्रतापगढ़ में कितना है 37 करौली में 36 उदयपुर में 35 12 में 32। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का प्रतिशत क्या है तो है 36.95% है 36.95% है। जब प्रशासनिक वर्गीकरण की अगर बात करें इसके प्रशासनिक वर्गीकरण की अगर बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों के अंदर बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है आरक्षित वन कौन सा आरक्षित वन जिसका क्षेत्र कितना है 12,198.73 वर्ग किलोमीटर क्या है 12,198.73 वर्ग किलोमीटर। परसेंट की अगर बात करें तो 36.95 कितना जाता है 36.95 सर्वाधिक कहाँ पे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वन के अंदर आरक्षित कहाँ पे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर जो रक्षित वन की अगर बात करें 330 रक्षित वन आ जाते हैं ये इसका एरिया कितना है 18,631.13 वर्ग किलोमीटर है। रक्षित वन जो है इसके क्षेत्र की अगर बात करें 18,631.13 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज की अगर बात करें तो 56.43% कितना जाता है 56.43% सर्वाधिक वन है क्या है सर्वाधिक माना जाता है रक्षित वन के अंदर। और क्या जो जिला है वो कौन सा जाता है बारह और करौली जाता है कौन सा बारह और करौली जाता है। अब वर्गीकरण अगर बात करें तो जाता है न्यूनतम आ जाते हैं कौन सा न्यूनतम क्षेत्र की अगर बात करें तो होता है 2184.16 वर्ग किलोमीटर क्या है 2184.16 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की अगर बात करें 6.62% कितना है 6.62% सर्वाधिक बीकानेर और सिंगरौली में सर्वाधिक आते हैं बीकानेर और सिंगरौली के अंदर। देखो दोगड़ा प्लास गुलर व आम आदि वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखो दोगड़ा प्लास गुलर व आम आदि वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ के अंदर पाए जाते हैं कौन सा मिश्रित पतझड़ के अंदर। परसेंटेज में कितना 28.38% वर्षा जो है 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा कितनी है 50 से 80 सेंटीमीटर। उत्तर के अंदर क्या है 300 से 1200 मीटर उत्तर के अंदर कितना है 300 से 12 मीटर। देखो एग्जाम में दोकड़ा वन जो है सर्वाधिक क्षेत्र में है दोकड़ा दो वन जो है सर्वाधिक में कितना क्षेत्र के अंदर है 58.11 वन क्या है दोकड़ वन है। उष्ण कटिबंधीय कंटी लेवल की अगर बात करें कुछ उष्ण कटिबंधीय कंट्री की बात करें तो इसकी जो है माप कितना परसेंटेज है 6.26% कितना 6.26% वर्षा कितनी है 25 सेंटीमीटर सेकंड वर्षा कितनी आ जाती है 25 सेंटीमीटर सेकंड। वृक्ष की अगर बात करें किसके वृक्ष की अगर बात करें
तो कौन सा जाता है? रोहिड़ा जाता है, खजरिया जाता है, बबूला जाता है, चूरा जाता है ना? कितना जाता है? फोगा जाता है, बेड़ा जाता है। वृक्ष की अगर बात करें, रोहिड़ा जाता है, केजड़िया जाता है, बबूला जाता है, चूरा जाता है, किकड़ा जाता है, फोगा जाता है। ठीक है। तो देखो शुष्क सागवान वन की अगर बात करें, हाँ, शुष्क सागवान वन की अगर बात करें तो इसका क्षेत्र आ जाता है 6.86, दक्षिण राजस्थान के अंदर आ जाता है। शुष्क सागवान वन जो है का क्षेत्र कितना आता है? 6.86 दक्षिण राजस्थान के अंदर आ जाता है। वर्षा की अगर बात करें, वर्षा आती है 75 से 110 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी आती है? 75 से 110 सेंटीमीटर। और इसके अंदर वृक्ष कौन से आते हैं? आम आता है, तेंदू आ जाता है, गुलर आ जाता है, महुआ जिससे शराब बनाई जाती है। क्या जाता है? आम, तेंदू, गुलरा, महुआ जिससे शराब बनाई जाती है। साल आ जाता है, बेर आ जाता है, देसी सागवान आ जाता है। क्या होता है? देसी सागवान आ जाता है। जब अर्ध सदाबहार की अगर बात करें, कौन से अर्ध सदाबहार वन की अगर बात करें, क्षेत्र रहता है 0.39, केवल माउंट आबू शिरोर में पाया जाता है। अर्ध सदाबहार कहाँ पे पाया जाता है? 0.39, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? माउंट आबू शिरोर के अंदर मिलेगा। वर्ष अगर बात करें, 150 से 150 सेमी तक ये अध्यक रहती है। वृक्ष की अगर बात करें, सीरस, बांस, बेल, जामुन। वृक्ष कौन सा जाता है? सीरस आ जाता है, बांस आ जाता है, बेल आ जाता है और जामुन आ जाता है। ठीक है। तो देखो जो नंद संबंध जो है वो कहाँ पे है? नंद संबंध कहाँ पे है? राज्य संबंध के अंदर है। कौन सी? सरदार संबंध जो है पाली में है। जो सरदार संबंध कहाँ पे? पाली में है। कलक सागर जो है दौसा के अंदर है। कौन सी? कलक सागर कहाँ है? दौसा के अंदर है। भीमताल जो है कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। भीमताल कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पे अंदर है? बूंदी के अंदर है। ठीक है। और कलक सागर कहाँ पे है? वो हमारी दौसा के अंदर है। नंद संबंध कहाँ पे? राजसमंद में, सरदार संबंध पाली के अंदर, भीमताल बूंदी के अंदर। ये देखो सुना भी तो नहीं है इसके अंदर से। तो जो रूपनगढ़ है, वेरों का मठ, ये आ जाता है, गलत आ जाता है। सांबर अपवाद तंत्र का भाग है, ये किशनगढ़ के अंदर है। रूपनगढ़ जो है वेरों का मठ में नहीं है। ये सांबर अपवाद तंत्र का भाग है, किशनगढ़ के अंदर आ जाता है। देखो बाण गंगा की अगर बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में आती है। वर्तमान परिदृश्य आंतरिक भौगोलिक तंत्र, और बाणगंगा जो है वर्तमान परिदृश्य आंतरिक भौगोलिक तंत्र, बैराज की पहाड़ी, जयपुर, अर्जुन की गंगा खंडित नदी है। क्या है? बाणगंगा, बैराज की पहाड़ियां, जयपुर में अर्जुन की गंगा खंडित नदी है। देखो साबी की अगर बात करें तो सेवन की पहाड़ियां जयपुर के अंदर। ठीक है। साबी जो है सेवन की पहाड़ियां जयपुर के अंदर। सोम जो है दीक्षावेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर। सोम जो है दीक्षावेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर। देखो सोम जो है नवा टापू, डूंगरपुर, माही। सोम से जो है नवा टापू, डूंगरपुर, माही। सहायक नदी जो है जोखम, गोमती, सारनी। सहायक नदी कौन सी जाती है? जखम आ जाती है, गोमती आ जाती है, सारनी जाती है। उच्च बांध के अगर बात करें तो कितना है? 81 मीटर है। कितना है? 81 मीटर है। उद्गम अगर बात करें, भौर माता की पहाड़ियां, उद्गम कहाँ से आता है? इसका भौर माता की पहाड़ियों से आता है। तो देखो राजस्थान की जिलों का पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम बताना, हमको क्या बताना है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में बताना है। तो सबसे पहले आती है पचपदरा, फिर आती है नक्की, फिर आती है पुष्कर, फिर आती है सिलीसैड, है ना? कहते थे अलवर की अगर बात है, पांचवा रामसर साइट 12 दिसंबर 2024 को। सिलीसैड को क्या है? पांचवी रामसर साइट घोषित की है, तब 12 दिसंबर 2025 को। देखो पुष्कर जो है अजमेर पवित्र झील है। क्या है? पुष्कर जो है अजमेर की पवित्र झील है। नक्की जो है सिरोही की सबसे लंबी व ऊंची गहरी झील है। नक्की जो है सिरोही की सबसे ऊंची व गहरी झील है। पचपदरा बालोतरा के अंदर है। सर्वश्रेष्ठ नमन जो है थानवा पकड़ होता है, सबसे खाली होती है। मोरली की जाड़ी की पूजा की जाती है। देखो अलवर की अगर बात करें तो अलवर आता है सिलीसैड के अंदर। ठीक है। कहाँ का जाता है? सिलीसैड के अंदर। क्या आता है? अजमेर। अजमेर पुष्कर के अंदर। बालोतरा जो है पचपदरा। बालोतरा कहाँ पे जाती है? पचपदरा के अंदर। नक्की आ जाती है सिरोही के अंदर। नक्की कहाँ पे जाती है? सिरोही के अंदर। 8,600, 8,869, ये वाली कितनी जाती है? 869 किलोमीटर की डिस्टेंस, और ये वाली जाती है 826। ये देखो हमको बताना है, हमको इन पे विचार करना है, कथा बताने। ठीक है। देखो जो चंबल नदी है, इसका उद्गम कहाँ पे है? जना पाव की पहाड़ियां, एमपी में। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जना पाव की पहाड़ियां, एमपी में होता है। ठीक है। फिर बाद के अंदर देखे, कुराल, मेष तथा चाकल इसके बाएं तट की सहायक नदी है। क्या है? कुराल, मेष तथा चाकल इसके बाएं तट की सहायक नदियां है ना? फिर देखो अगर पार्वती नदी की पालिया स्वाईमाधोपुर के निकट चंबल से संगम होता है। पार्वती जो है सीहोर क्षेत्र एमपी, सीहोर क्षेत्र एमपी। प्रवेश जो है करिहाट 12, प्रवेश कहाँ से होती है? करिहाट 12 से होती है। देखो चंबल नदी की अगर बात करें, सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। चंबल नदी जो है सबसे लंबी और एक वर्ष मतलब एकमात्र नदी है जो कंटिन्यू बहती रहती है। उस नाम की अगर बात करें, राजस्थान की कामधेनु है, चरणवती है, नित्य गई है, वाटर सफारी है कोटा की।
नाम की अगर बात करें, राजस्थान की कामधेनु है, चौबती है, नित्य गई है, वाटर सफारी है, कोटा की। कुल लंबाई अगर बात करें 965 किलोमीटर, कितनी है 965, केवल राजस्थान में कितनी है 13135 किलोमीटर, कुल लंबाई की अगर बात करें 965। राजस्थान में कितनी है 135, सीमा कितनी है 241, सीमा कितनी है 241, 100 किलोमीटर 3 बांध है, एक बैराज है। उत्खात की सलाकती जो है नदी है। फिर देखिए अगर हम बात करें, यह नदी खंड ग्राम बांसवाड़ा में से राज्य में प्रवेश करती है नहीं। यह नदी खंडग्राम बांसवाड़ा से राज्य में प्रवेश करती है। 84 चित्तौड़गढ़, ठीक है। यह नदी खंडग्राम बांसवाड़ा से राज्य में प्रवेश करती है नहीं। यह माही नदी, महेंद्र झील, अमरापुर की अमरोन की पहाड़ियां, वो जाती है अमरोन की पहाड़ियां एमपी के अंदर। ये यहाँ राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। क्या है? सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ये यहाँ से नहीं होती, देखो ये नदी खंडग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, 84 चित्तौड़गढ़ से करती है, 84 चित्तौड़गढ़ से करती है। जो डी क्या होता है इसके अंदर सही होता है। फिर देखिए वर्ष दो 25 की 2023-24 वर्ष 2023 तेईस 22-23 के अंतिम आंकड़े के अनुसार राजस्थान में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही क्रम है। देखो बाजरा तो है, देश भर में योगदान कितना है, प्रथम है बाजरा, 44.66% होता है, कितना 44.66। अनुसंधान जो है गुड्डा गुलामी बाढ़ में, अनुसंधान कौन सा है, गुड्डा गुलामी बाढ़ में। वर्षा की अगर बात करें है तो कितनी है 50 सेमी से कम होती है, कितनी होती है 50 सेमी से कम होती है वर्षा जो है। किस्म की अगर बात करें राज 171 पायोनियर आरसीबी करार में, किस्म जो है राज 171 पायोनियर आरसीबी करार में एनापसम 21 जिलों के अंदर। देखो ये कहाँ कहाँ से चलती है, बाड़मेर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। बाड़मेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। कृषि संगीत 2023-24, 23-24 हो गई और 22-23 हो गई है। राजस्थान में बाजरा उत्पादन की दर सबसे ज्यादा पौधे बाढ़ में, फिर अलवर में होता है, फिर जयपुर के अंदर होता है, फिर जोधपुर के अंदर होता है, ठीक है। बाढ़ में अलवर, अलवर में होता है, फिर जयपुर के अंदर, फिर जोधपुर के अंदर। कि देखो इनमें से निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो तिलहन जो है द्वितीय स्थान पर नहीं है, या प्रथम स्थान पर, तिल प्रथम के ऊपर होता है, कितना 22.38%, कितना 22%। जवार कितना होता है, तृतीय पर होता है। देखो जो तिलहन है तृतीय पे कौन है, मूंगफली है, मूंगफली का तीसरा स्थान है, कितना होता है 18, ठीक है। कितना मूंगफली कितनी है 18। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली जो है कहाँ की बीकानेर होती है, राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। बाजरा जो है प्रथम 44.66%, दलहन जो है तृतीय, दलहन का स्थान कौन सा, तृतीय 13.88%, ठीक है, 13.88%। जवार कौन सा है, तृतीय, जवार भी कौन सा है, तृतीय, कौन सा तृतीय 14.87%। देखो रसोई राई, सरसों राई के कितना है 46 पॉइंट, प्रथम पे कौन सा है, राई भी है, सरसों है और राई भी है, 46 है। और पोषक अनाज जो है, ठीक है, पोषक अनाज 15.66। गवार जो है 90.36, गवार भी कितना है 90.36 है, कितना है 90.36। तो देखो जो हमको बताना है, मिलान ही करना है इनको, ठीक है। 20वीं पशु गणना जारी जो हुई थी 16 अक्टूबर 2019 को हुई थी। 20वीं पशु गणना कब हुई थी जारी, 16 अक्टूबर 2019 को हुई थी। सिर्फ गाय और भेड़ में वृद्धि हुई, कहाँ पे हुई है, सिर्फ गाय और भेड़ में वृद्धि हुई थी। गाय में कितनी हुई थी 4.4 है, और भेड़ में कितनी है 5.53% है। संख्या के आधार पर कमी भेड़ में हुई थी, संख्या के आधार पर कमी किसमें हुई थी, भेड़ में हुई थी। परसेंटेज के आधार पर कमी गधे हुई थी। संख्या के आधार नंबर में देखे तो भेड़ में कमी हुई, परसेंटेज में देखे तो गधा के अंदर हुई। देखो चनाफल जो है वो क्या है, एक तरीके का भेड़ है ना, भेड़ है चनाफल जो है। मालवी जो है क्या है, एक तरीके की गाय है, छठा स्थान है इसका, कौन सा छठा, भेड़ का कौन सा चतुर्थ स्थान है। फिर देखो सिरोही जो है बकरी पाई जाती है, सिरोही के अंदर प्रथम स्थान है और ये सर्वाधिक पाई जाती है। नागपुरी जो है, सिरोही क्या है, एक तरीके की बकरी है, प्रथम स्थान है और सर्वाधिक पाई जाती है। और नागपुर क्या है, नागपुरी क्या है, भैंस है, जो दूसरे स्थान पर पाई जाती है। भैंस कौन से स्थान पर पाई जाती है, दूसरे स्थान पर पाई जाती है, गाय का छठा स्थान है। फिर देखिए विश्व पशु जनगणना क्रमांक 2019 के अनुसार नकारात्मक वृद्धि वाला पशुधन नहीं है, नकारात्मक वृद्धि वाला पशुधन नहीं है, जो कि भैंस नहीं है, कितना है 5.51%। गाय की वृद्धि कितनी हुई है 4.41%। भैंस नहीं है, कौन सा भैंस जो है वो नहीं है 5.51%। गाय की वृद्धि कितनी है 4.41%।
डेढ़ जो है संख्या के आधार पे है, इसलिए डेढ़ जो है संख्या के आधार पे है। विश्व पशु जनगणना सन 2019 का नाम है, वर्दी वाला पशुधन नहीं है, वो भैंस नहीं है, ठीक है। जबकि संख्या के आधार पर जो है भैंस 5 गाय बढ़ती हुई, जबकि सब में क्या हुई है, कमी हुई है। भेड़, बकरी। फिर देखिए 19वीं पशु जन 19वीं पशु गणना पशुधन गणना 2012 के अंदर हुई थी। 20वीं पशुधन गणना जो है कब हुई थी, 19 के अंदर हुई थी, 19 से कब हुई थी, 12 के अंदर, और 20वीं कब हुई थी, 19 में हुई थी। राजस्थान में पशुधन घरों में कितने अंकों की कमी दर्ज की गई है, कितने अंकों की कमी दर्ज की गई है, 3 की दर्ज की गई है। 19वीं पशुधन गणना कब हुई थी, 12 के अंदर हुई थी। घनत्व कितना था, 169 था। घनत्व कितना था, 169 था। 20वीं पशु जनगणना की अगर बात करें, किसकी 20वीं पशु जनगणना की अगर बात करें, तो उसका घनत्व कितना था, 166 था। 20वीं का अगर बात करें तो कितना था, 166, और तो 3 अंकों की कमी हो गई। कितनी हो गई, 3 अंकों की कमी हो गई। देखो आपको गलत बताना है, ठीक है, क्या बताना है, सही नहीं है। देखो बाड़मेर, जालौर, सिरोही व पाली जिलों में कांग्रेस पशुधन प्रदेश के भागी क्या है, बाड़मेर, जालौर, सिरोही व पाली जिले के कांग्रेस पशुधन प्रदेश के भागी। केंद्रीय ऊर्जा विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है, क्या है, केंद्रीय ऊर्जा विकास बोर्ड कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान 19 पशुधन गणना की तुलना में 20 पशुधन गणना में कुल पशुधन की संख्या में 1.77% की कमी दर्ज हुई है। 1.77 की नहीं हुई।